नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है इमरजेंसी के इनसाइड स्टोरी भाग 8। लेखक कुलदीप नैयर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। 19 नवंबर को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व 24 लड़कों ने किया, जिनकी उम्र 14 से 17 साल के बीच थी। उनमें से 2 लड़कों ने माइक पर कब्जा जमाया और चीख कर कहा, इंदिरा, हम तुम्हें तुम्हारे जेल भर देंगे, लेकिन तुम्हारे अत्याचार के आगे कभी नहीं झुकेंगे। लेकिन कुछ दिनों के विरोध के बाद छात्र और शिक्षक एक ऐसे जीवन के अभ्यस्त हो गए जो उनकी पसंद का नहीं था, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी। भूमिगतों की ओर से जारी की गई चिट्ठी ने इस तरीके से भारत का वर्णन किया था, यह सब भगवान पर निर्भर है। देश में हालात बहुत बुरे हैं, स्वार्थ हद से ज़्यादा हो गया है। अब कोई पार्टी नहीं है, एक व्यक्ति का शासन है, बाकी सब महज कठपुतली हैं। जनता के साथ साथ सरकार के उच्च और निम्न स्तर के अधिकारी मौन और अपंग हो गए हैं। लोग कराह रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने और उनकी रक्षा करने वाला कौन है? शायद किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसी स्थिति संभव है। इमरजेंसी के डर ने लोगों की चेतना को समाप्त कर दिया है, लेकिन अब इंदिरा गांधी को यह एहसास होने लगा है कि उन्होंने किस स्थिति का निर्माण किया है। हर दिन नए अध्यादेश पारित किए जा रहे हैं। अब केवल वे और उनके बेटे संजय गांधी सरकार चला रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई है जब सरकार का कोई भी मंत्री तभी काम करता है जब उसे संजय गांधी से निर्देश मिल जाते हैं। सरकार की बागडोर अब गुंडों के हाथ में है। कोई नहीं जानता कि देश इस आपदा से कैसे बाहर निकलेगा। लाखों लोग जेल में हैं। दिन ब दिन उनके परिवारों की हालत बिगड़ रही है। भारी तादाद में लोगों की नौकरियां छिन रही हैं। अनेक छात्रों की पढ़ाई ठप है। बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के शिक्षक अब जेल में हैं। यहाँ तक कि बुजुर्ग, जवान और बच्चों को डराया जा रहा है। उनकी निर्दयता और आपराधिक प्रवृत्ति असहनीय होती जा रही है। यहाँ तक कि आर्थिक लाभ भी नहीं हो रहा है। श्रीमती गांधी को अब साबित करना था कि भारत जैसे गरीब देशों में दयालु निरंकुश शासक चाहिए जो उन्हें गरीबी से निकाल सके। वास्तव में आर्थिक कुशासन की शुरुआत 1966 में उनके शासन से हुई, जब उन्होंने रुपए का अवमूल्यन किया था। वर्ष 1950-51 को थोक मूल्य के लिए आधार वर्ष माना गया। जब संयोग से योजना के युग की शुरुआत हुई, तब सूचकांक 100 से बढ़कर 148 यानी 15 वर्षों में 48% हो गया। 1966-67 यानी उसी वित्त वर्ष में जब श्रीमती गांधी सत्ता में आई और 1974-75 के बीच थोक मूल्य सूचकांक 148 से बढ़कर 351 हो गया। दूसरे शब्दों में उनके 9 वर्षों के शासन में कीमतें 137% से भी अधिक हो गईं। दूसरी तरफ 1950-51 में मुद्रा की आपूर्ति रुपए 20,160 मिलियन थी। यह 1965-66 तक बढ़कर 45,300 रुपए मिलियन हो गई। 15 वर्षों में लगभग दोगुनी। लेकिन 1965 और 66 और 1974-75 के बीच यह बढ़कर 1,15,000 रुपये मिलियन हो गई, जो किसी भी पैमाने पर बहुत बड़ा इजाफा था। जहाँ तक औद्योगिक उत्पादन की बात थी तो यह 1966 तक इस पैमाने पर 1951 में उत्पादन 55 पॉइंट था, 153 पॉइंट पर पहुँच गया था। दूसरे शब्दों में औद्योगिक उत्पादन प्रतिवर्ष 6.5% से अधिक था। 1965-66 और 74-75 के बीच यह सूचकांक बढ़कर 208 पॉइंट पर पहुंच गया, जिससे यह संकेत मिला कि औद्योगिक उत्पादन में 4% से भी कम वृद्धि हुई। यह तब था जब हरित क्रांति से काफ़ी राहत मिली थी। 1950-51 में राष्ट्रीय आय में 5.7% की बचत थी। देश ने 1965-66 तक इसे 13.3 पर लाने में सफलता पाई। हालांकि 1965-66 और 74-75 के बीच यह दर लगातार गिरने लगी और फिर कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकी। यह 11 से 13% के आसपास रही। सबसे ज़्यादा निवेश 1966-67 में हुआ, जब 15.3% राष्ट्रीय आय को फिर से हासिल किया। आने वाले वर्षों में इस दर से
लगातार गिरावट दर्ज की गई। 1968-69 में यह 10.2% तक गिर गई और 1974-75 तक ज़्यादा सुधार नहीं हो सका। कम बचत, सीमित निवेश, सुस्त उद्योग, मुद्रा आपूर्ति में तेज उछाल के साथ ही 1973-75 के दौरान सूखा पड़ने पर कृषि उत्पादन में तेज गिरावट के कारण आर्थिक संकट निश्चित था और बेशक देश ने 1974 और 75 में इसका सामना भी किया। यह लगने लगा कि उनकी आर्थिक मजबूरियां ऐसी थीं कि उन्हें इमरजेंसी जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत थी। श्रीमती गांधी की मदद कृषि उत्पादन ने किया, जो एक साल पहले 1974-75 में 99.83 मिलियन टन था और अब बढ़कर 120.83 मिलियन टन हो गया। इसके बाद तस्करी विरोधी अभियान चलाया गया, जिसने सामानों की स्मगलिंग को न केवल खतरनाक बल्कि महंगा भी बना दिया। करीब 288 स्मगलरों को पकड़ा गया, जिनमें नामी स्मगलर हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल शामिल थे। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। 1 जुलाई को एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा विनिमय और स्मगलिंग विरोधी गतिविधि अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पर हिरासत में लेने का कारण बताना जरूरी नहीं रह गया था। यदि उनकी हिरासत देश हित में आवश्यक थी तो उनके मामले एक सलाहकार बोर्ड को भेजना जरूरी नहीं था। गायत्री देवी को इसी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। सरकार ने रुपए को फ्लोट करने का निर्णय लिया, जिससे कि विदेशों में मौजूद भारतीय आधिकारिक चैनल से पैसे भेजें, क्योंकि काला बाजार की स्थिति बेहतर नहीं थी। बाहर से आने वाला पैसा एक साल में 800 रुपये मिलियन से बढ़कर 2000 रुपये मिलियन हो गया। मीसा के भय से औद्योगिक शांति भी बढ़ी। अब कोई हड़ताल बर्दाश्त नहीं की जाती थी और जब होती थी तो पुलिस उसे खत्म कराने के लिए दखल देती थी। इसने कम से कम उद्योगपतियों को खुश किया, भले ही मजदूर संगठन नाराज हुए, जो इतने भयभीत थे कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि जब बॉम्बे बोनस अधिनियम समाप्त किया गया, जिससे कि नियोक्ता के लिए अब कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से बोनस अर्थात वेतन का 8.33% हिस्सा देना बाध्यकारी नहीं रह गया, जब उन्हें घाटा हो रहा हो, तब भी मजदूर संघ काफ़ी हद तक चुप रहे। सीपीआई ने आवाज़ उठाई, लेकिन मामला कुछ अखबारों में खबरें छपने तक सीमित रहा। औद्योगिक शांति और सरकार की ओर से कुछ नतीजे दिखाने के प्रयासों ने औद्योगिक इकाइयों को अपनी बची हुई क्षमता का लाभ दिलाया। इससे एक दूसरी समस्या बहुलता की खड़ी हुई। अधिकांश उद्योगपतियों की यह शिकायत थी कि इकट्ठा होते उनके माल के लिए खरीदार नहीं थे। सरकार ने कुछ भी नहीं किया। उसकी चिंता बस वहीं तक थी कि बंदी या बेरोजगारी न हो, और कुछ मायने नहीं रखता। क्या इसके लिए इमरजेंसी ज़रूरी थी? वास्तव में जो कुछ भी हासिल हुआ था वह एक कारोबारी दिमाग रखने वाले मंत्री टी.ए. पै के 1974 में मंत्रिमंडल में आने के बाद हुआ था। यहाँ तक कि तस्करी विरोधी अभियान भी 1974 में शुरू हुआ था, जब गणेश वित्त राज्य मंत्री थे। इमरजेंसी का सुस्त नौकरशाही पर कम या लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। श्रीमती गांधी ने अपने सचिवालय की ताकत बढ़ाने के लिए धीरे धीरे केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को कमजोर कर दिया था, जो अब विशेष सहायकों, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अफसरों तथा मंत्रालयों और मंत्रियों के साथ अटैच निजी सचिवों के जरिए पूरी सरकारी मशीनरी को नियंत्रित कर रहा था। रक्षा मंत्रालय में S.K. मिश्रा, वाणिज्य मंत्रालय में N.K. सिंह और सूचना प्रसारण मंत्रालय में V.S. त्रिपाठी की चलती थी। धीरे धीरे उन्हें सत्ता चलाने और नीतियां बनाने की शक्ति मिली। संजय उन्हें उनके नाम से बुलाने लगे। वास्तव में श्रीमती गांधी कभी प्रशासनिक सुधारों को लेकर गंभीर नहीं थी। पहले वे उनसे यह कहकर बचती रही थीं कि मोरारजी की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ सुझाव दिए हैं जिन्हें भारत सरकार के सचिवों को देखना है। जब सुस्त रफ्तार को लेकर आलोचना की जाने लगी, तब उन्होंने एक मंत्रालयी समूह का गठन किया, जिसके सदस्य थे मोहन कुमार मंगलम, D.P. धर और T.A. पै, जिन्हें सुझावों को निपटाना था। कई लेख और प्रस्ताव तैयार किए गए, जिन्हें अंत में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उनका सचिवालय विभिन्न मंत्रालयों में विशेष सचिव और रॉ व्यवस्था को चलाने के लिए पर्याप्त माने जा रहे थे।
हालांकि अपने सार्वजनिक संबोधनों में और फाइलों पर की गई टिप्पणियों में धीमी प्रशासनिक प्रक्रिया पर वे अपनी दिलचस्पी और चिंता लगातार दिखाती रहीं। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि सभी स्तरों पर प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाए रखें। उन्होंने कहा, हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि लोगों की उम्मीदें प्रशासन की कमान संभालने वालों से ज़्यादा होंगी। आलस, उदासीनता या अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है। हर किसी को अपने काम की जगह पर अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। सभी वर्गों के सरकारी सेवकों के अपने अधिकार हैं, लेकिन दायित्व और जिम्मेदारी के बिना अधिकार का कोई सवाल नहीं है। प्रभावी नेतृत्व महत्वपूर्ण है। भले ही यह चिट्ठी 10 मार्च 1975 को लिखी गई थी, इसमें दायित्व और जिम्मेदारी की बात थी, यानी ऐसा विषय जिसका जिक्र इमरजेंसी के दौरान श्रीमती गांधी के भाषणों में कई बार किया गया। उनकी चिट्ठी के बाद हैरानी और हलचल मच गई। कुछ समय तक सचिवालय के गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म रहा कि जबरदस्त सुधार और बदलाव किए जाएंगे। हर विभाग और मंत्रालय ने पीएम के निर्देशों पर एक कवायद की तैयारी कर ली। कई कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को जवाब में चिट्ठियां लिखीं, जिनमें सरकार में समस्याओं को लेकर उनकी सोच और जबरदस्त समझ की सराहना के साथ ही कुछ और सुझाव दिए गए थे। श्रीमती गांधी ने किसी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि किसी को पढ़ा तक नहीं। सभी को उनके सचिवालय और कैबिनेट सचिव को भेज दिया गया। बाद में उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता। हालांकि उन्होंने 25 अप्रैल को सभी स्तरों पर प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के संबंध में एक और चिट्ठी लिखकर सभी कैबिनेट मंत्रियों और मंत्रियों को हैरान कर दिया। उन्होंने प्रशासन में कुशलता बढ़ाने के विषय पर एक 14 पेज वाला विस्तृत नोट भी लिखा, जिसे LP सिंह और LK झा ने तैयार किया था। दोनों ही रिटायर्ड नौकरशाह थे। उन्होंने एक बार फिर अपने मंत्रियों से प्रशासन में सुधार पर खुद ध्यान देने को कहा और उसे सरल तथा ऊर्जावान बनाने के लिए सुझाव भी मांगे। एक बार फिर यह चिट्ठी सचिवालय में चर्चा का विषय बन गई। हर मंत्री ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और हर सचिव ने अपने अपने अफसरों से बात की। कार्रवाई पर हर 15 दिन पर कैबिनेट सचिव को एक रिपोर्ट भेजी जानी थी। आखिर में नतीजा वही निकला। प्रशासनिक तंत्र जहां था वहीं रहा, जिसमें वे ही सारी बोझिल प्रक्रियाएं और जाति के आधार पर बटे कर्मचारी थे। हालांकि इमरजेंसी के नाम पर सरकार ने केंद्र में 200 और राज्यों में और भी कई अफसरों को रिटायर कर दिया। 1960 से ही एक नियम था कि ढीले ढाले अफसरों को 50 की उम्र के बाद निकाला जा सकता है। यह उन अफसरों को सजा देने के लिए हाथों हाथ लिया गया जो अवैध काम करने से इनकार करते थे। कई संजय, धवन और राज्यों में उनके समकक्षों के बदले का शिकार थे। श्रीमती गांधी अपने बेटे और उनके गुर्गों के साथ शासन कर संतुष्ट थीं। एक तरफ कीमतों में स्थिरता और महंगाई का नाम न होना और दूसरी तरफ सजग प्रशासन ने उन्हें और संजय का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। वे अब जोखिम उठा सकते थे। यही वो वक्त था जब श्रीमती गांधी ने जेपी को अस्थायी तौर पर रिहा करने के बारे में सोचा। उनके स्वास्थ्य को लेकर अच्छी खबर नहीं आ रही थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो लोग चुप नहीं बैठेंगे। वे श्रीमती गांधी और उनकी सरकार को कभी माफ़ नहीं करेंगे। एक समय ऐसा आया कि जेपी की हालत इतनी खराब हो गई कि अंतिम संस्कार की तैयारियां भी कर ली गईं। अखबारों ने शोक संदेश तैयार कर लिए और किसी कारणवश शुक्ला ने यह निर्देश दिया था कि लेखों में नेहरू और उनके बीच की दोस्ती का जिक्र न किया जाए। उनकी सेहत के अलावा श्रीमती गांधी को लगता था कि जेपी हताश है और लोगों के साथ देश में जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं। अक्सर के बाद पद संभालने वाले उनके समझदार सचिव PN धर ने बातचीत के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ गांधी स्टडीज से सौगत गुप्ता को जेपी से मिलने और उनका मन टटोलने के लिए भेजा। धर का मानना था कि जेपी और श्रीमती गांधी एक गलत फहमी की वजह से एक दूसरे से दूर हुए थे, जिसे दूर किया जा सकता था। गुप्ता को लगा कि जेपी आत्मचिंतन के मूड में है। वास्तव में अपनी गिरफ्तारी के बाद पहली बार जेपी को गुप्ता से मालूम हुआ कि देश में क्या कुछ हुआ है और उन्हें दुख हुआ। जेपी बिहार जाकर पीड़ितों की मदद भी करना चाहते थे।
27 अगस्त को उन्होंने ऐसा करने के लिए 1 महीने के पेरोल का अनुरोध किया। इसकी इजाज़त देने के बजाय श्रीमती गांधी ने कृषि मंत्रालय के सचिव बलबीर बोहरा को उनके पास भेजा और बताया कि पटना के लोगों की मदद के लिए क्या किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों के बारे में कुछ नहीं बताया, जिससे जेपी परेशान हो गए। लेकिन 17 सितंबर को लिखी चिट्ठी में जेपी ने केवल बाढ़ की ही बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था, न केवल बिहार में बाढ़ के हालात बदतर हो गए हैं, बल्कि देश के अधिकांश हिस्सों में भी बाढ़ आ गई है। ऐसे समय में कोई आंदोलन शुरू करने की बात नहीं सोच सकता है। राजनीतिक इमरजेंसी का दौर जा चुका है, बशर्ते मान लें कि ऐसी कोई चीज़ थी और उसकी जगह अब मानवीय कष्ट की इमरजेंसी ने ले ली है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है। श्रीमती गांधी ने चिट्ठी में जो कुछ लिखा था उससे ज़्यादा ही उसका मतलब निकाल लिया। इसमें कोई शक नहीं कि जेपी निराश थे, लेकिन देश को तानाशाही के चंगुल से छुड़ाने का उनका संकल्प कमज़ोर नहीं पड़ा था। श्रीमती गांधी ने खबरों का गलत अर्थ निकाल लिया कि उनका मोह भंग हो गया है। उन्होंने पहले उन्हें 30 दिन के पैरोल पर छोड़ने और उनकी गतिविधि को देखने का फैसला किया। संजय उन्हें रिहा करने के खिलाफ थे, लेकिन पैरोल पर छोड़ने को लेकर ज़्यादा नुकसान नहीं दिखा, क्योंकि जेपी राजनीति से दूर रहने पर बाध्य होंगे। हालांकि जेपी ने सरकार को साफ तौर पर बता दिया कि वे फिर से श्रीमती गांधी का विरोध सक्रियता से करने का इरादा रखते हैं। जेपी को 12 नवंबर को रिहा कर दिया गया। सरकार ने इससे जुड़ी एक नीरस सी खबर छापने की इजाज़त दी। सरकार ने पेरोल की शर्तों को साफ नहीं किया। उनके राजनीतिक सहयोगियों ने कहा कि उन्हें चिकित्सा सुविधा हासिल करने के लिए छोड़ा गया है। डॉक्टरों ने उन्हें बहुत कमज़ोर और किडनी के इन्फेक्शन से पीड़ित पाया था। श्रीमती गांधी देखना चाहती थीं कि वे और जनता कैसी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। वैसे भी हालात पूरी तरह से उनके काबू में थे। तो यह था इमरजेंसी द इनसाइड स्टोरी का भाग 8। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।